नई बहू की जादुई टूटी हुई सिलाई मशीन। काशीपुर गांव में अंजलि नाम की एक लड़की रहती थी। अंजलि को बचपन से ही सिलाई करने का बहुत ही शौक था, इसलिए वह सिलाई करके ही अपना घर चलाया करती थी। क्योंकि कुछ साल पहले ही अंजलि के माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, जिसके बाद से अंजलि सिलाई करके ही अपना पेट पाला करती थी। और ऐसे ही समय के साथ साथ अंजलि भी अब बड़ी हो जाती है और वह दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और वह अपने ही सिले हुए कपड़ों को पहनकर कॉलेज जाया करती थी, जहां हर कोई अंजलि के खूबसूरती के ही बातें किया करते थे। लेकिन उसी कॉलेज में पढ़ने वाली रीना नाम की एक लड़की अंजलि से बहुत ही जला करती थी। अरे, पूरे कॉलेज में सबसे सुंदर और मॉडर्न कपड़े पहनकर आती हूँ, लेकिन तब भी हर कोई इस अंजलि के पीछे ही क्यों पागल है। उसी कॉलेज में रीना का बड़ा भाई विवेक भी पढ़ा करता था और उसे अंजलि से प्यार हो जाता है। अंजलि भी उसे पसंद करने लगती है और उनके इस प्यार के बारे में पूरे कॉलेज में चर्चा होने लगती है। जब ये सारी बातें रीना को पता चलती है, तब वो अपने भाई से कहती है, सुनो भैया, आप ऐसी लड़की से प्यार कैसे कर सकते हो? अरे, वो लड़की हमारे स्टेटस की भी नहीं है और आप ऐसी लड़की से शादी करने की सोच रहे हो। रीना, तुम अंजलि के बारे में तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? मैं उससे प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। इस तरह से दोनों भाई बहन में अंजलि को लेकर बहस होने लगती है और वहाँ अंजलि आराम से बैठकर अपने घर पर कपड़े सिल रही होती है, क्योंकि वो आगे चलकर एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। काश मेरे पास भी इतने पैसे होते तो मैं भी फैशन डिजाइनर का कोर्स कर पाती, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ऐसे ही काम चलाना होगा। विवेक भी अंजलि को उसके काम में सपोर्ट किया करता था और अंजलि को कई जगहों से कपड़े के ऑर्डर भी मिलने लग गए थे, जिसके बाद अंजलि की अच्छी खासी कमाई होने लगती है और उसके कुछ महीने बाद ही अंजलि का कॉलेज भी खत्म हो जाता है और वह विवेक के साथ शादी कर लेती है। और जब विवेक अंजलि को लेकर अपने घर आता है, तो उसकी बहन रीना और उसकी माँ उर्मिला उन्हें देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। अरे बेटा, तू ये किस लड़की को उठा कर लाया है और तूने हम लोगों को बिना बताए इससे शादी कर ली? माँ, इसका नाम अंजलि है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। भैया, तुमने ये बिल्कुल सही नहीं किया। इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगी और हाँ, मैं इसे कभी अपनी भाभी नहीं मानूंगी। इतना सब सुनने के बाद भी अंजलि किसी से कुछ नहीं कहती है, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए वह चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और वह अपने साथ सिर्फ एक सिलाई मशीन ही लाई थी, जिसे देखकर उर्मिला को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी बेटी से कहती है, अरे, ये मेरा बेटा किस फटीचर लड़की को उठा लाया है? जरा देखो तो, ये महारानी अपने साथ सिर्फ एक सिलाई मशीन ही लेकर आई है। अरे माँ, इसे सिलाई करने का बहुत ही शौक है, लेकिन मेरे घर में ये सब काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इतना कहकर उर्मिला अंजलि के पास जाती है और उससे कहती है, सुनो लड़की, इस घर में तुम्हारा ये सिलाई कढ़ाई नहीं चलेगा। तुम बस इस घर का चूल्हा चौका संभालोगी, समझी? लेकिन माँ जी, मुझे सिलाई करना बहुत ही पसंद है, तो मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ? माँ ने जो तुमसे कहा है उसे मान लो, वरना हम तुम्हारा इस घर में जीना हराम कर देंगे। अंजलि को उन सब की बातें सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वह उन सबको कोई जवाब नहीं देती है। जब शाम को विवेक घर वापस आता है, तो अंजलि उसको सारी बातें बताती है। उसके बाद विवेक कहता है, अंजलि, तुम चिंता मत करो और कोई बात नहीं, अगर तुम दिन में सिलाई नहीं कर सकती तो क्या हुआ, तुम रात में सबके सो जाने के बाद अपना सिलाई का काम कर लिया करना। विवेक के कहने पर अंजलि ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। वह सुबह से लेकर शाम तक घर का सारा काम किया करती और रात में सबके सो जाने के बाद वह सिलाई मशीन का भी काम किया करती थी। लेकिन उर्मिला और रीना मिलकर अंजलि से हमेशा घर का सारा काम करवाया करती थी और छोटी छोटी बातों पर उसे हमेशा ताना मारा करती थी
और अंजलि बेचारी चुपचाप सब सहती रहती थी। ऐसे ही एक दिन विवेक काम पर से घर वापस आता है तो वो अंजलि से कहता है, सुनो अंजलि, मुझे काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए शहर जाना पड़ रहा है, तो तुम अपना और घर वालों का ख्याल रखना। इतना कहकर विवेक शहर के लिए निकल जाता है और उसके जाते ही उर्मिला और रीना का अत्याचार और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वे लोग अंजलि को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ महारानी, आज घर पर मेरी कुछ सहेलियां आने वाली हैं, तो तू उन सब के लिए अच्छा सा खाना और नाश्ता तैयार कर देना, समझी? इतना कहकर उर्मिला वहाँ से चली जाती है और अंजलि चुपचाप किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी रीना चुपके से आकर अंजलि के खाने में खूब सारा नमक डाल देती है, जिसकी वजह से उर्मिला की सारी सहेलियां खाना खाते ही अंजलि को बुरा भला बोलने लगती है। अरे उर्मिला, ये तो कैसी बहू उठा कर लाई है, इसे तो ढंग से खाना बनाना भी नहीं आता। अरे और नहीं तो क्या, इससे अच्छा खाना तो मेरे घर की नौकरानी ही बना लेती है। उर्मिला की सारी सहेलियां अंजलि के बारे में भला बुरा बोल रही होती है, लेकिन उसकी एक सहेली राधिका अंजलि को कुछ नहीं कहती है। तभी उर्मिला उससे कहती है, अरे राधिका, तुझे क्या हुआ, तू क्यों कुछ नहीं बोल रही? अरे कमला, अब इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा बखेड़ा करने की क्या जरूरत है, गलती तो भला सबसे होती है ना। राधिका एक समझदार औरत थी और वो लोगों की इज्जत करना जानती थी और उसे अंजलि की ऐसी हालत देखकर उस पर बहुत ही दया आती है। इसलिए वो पानी पीने का बहाना करके अंजलि के पास जाती है और उससे कहती है, अरे बेटी, तुम उन लोगों की बातों का बुरा मत मानो, वह लोग तो बस ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं, तुम अपना दिल मत दुखाओ। राधिका की बातें सुनकर अंजलि भी उसे अपने दिल की बात बताने लगती है और बातों बातों में ही वो उसे अपने सपनों के बारे में भी बता देती है। आंटी जी, मुझे सिलाई करना बहुत ही अच्छा लगता है और मैं आगे चलकर एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ, लेकिन माँ जी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो मुझे सिलाई करने नहीं देना चाहती है। अरे बेटी, यह तो बहुत ही अच्छी बात है और तुम्हें पता है मेरी बहू भी एक फैशन डिजाइनर है, तो मैं उससे तुम्हारे लिए बात करती हूँ, ठीक है? राधिका की बातें सुनकर अंजलि के चेहरे पर एक चमक आ जाती है और उसी शाम को राधिका की बहू सोनिया अंजलि को कॉल करती है। हेलो अंजलि, मैं सोनिया बोल रही हूँ। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ, हमारे यहाँ एक फैशन शो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो तुम उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक सुंदर सी ड्रेस तैयार करनी होगी, ठीक है? सोनिया की बातें सुनकर अंजलि बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि उसे अपना सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा था। इसलिए वो पूरी लगन से रात भर जगकर ड्रेस बनाने लग जाती है, जिस वजह से उसकी नींद भी पूरी नहीं होती है और घर के काम करते समय उसे बहुत नींद आती है। और यह सब देखकर रीना को उस पर शक होता है और वो कहती है, अरे आजकल इस अंजलि को दिन भर इतनी नींद क्यों आती रहती है, आखिर ये रात भर करती क्या है, मुझे पता लगाना ही होगा। उसके बाद रीना ने रात में सब कुछ देख लिया और जाकर ये सारी बातें अपनी माँ उर्मिला को बता देती है और उसके बाद दोनों माँ बेटी उसके कमरे में जाकर उसे भला बुरा कहने लगते हैं। अरे मनहूस, ये इतनी रात में तू क्या कर रही है? मैंने तुझे मना किया था ना, लेकिन लगता है तुझे मेरी बात ऐसे समझ में नहीं आएगी। उर्मिला इतना बोलकर अंजलि की सिलाई मशीन तोड़ देती है और यह देखकर अंजलि फूट फूट कर रोने लगती है। माँ जी, ये आपने क्या कर दिया? ये सिलाई मशीन ही तो मेरा सपना पूरा करने का एकमात्र जरिया था, लेकिन आज आपने इसे ही तोड़ दिया। हाँ, सही कहा तूने, और अब मैं तुझे भी तोड़ूंगी। इतना कहकर उर्मिला अंजलि को घर से धक्के मारकर निकाल देती है और अंजलि बेचारी जंगल की तरफ रोते हुए जाने लगती है। तभी उसे एक घायल खरगोश की आवाज सुनाई देता है, कोई मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मेरी मदद करो। अंजलि यह आवाज सुनकर इधर उधर देखने लगती है तो उसे एक पेड़ के पास एक खरगोश घायल अवस्था में दिखाई देता है। अंजलि उसको अपने गोद में उठाकर कहती है, हे भगवान, इसे तो बहुत ज्यादा चोट लगी है,
इतना कहकर अंजलि जंगल से कुछ जड़ी बूटी लाकर उस खरगोश का इलाज करती है और वह खरगोश बिल्कुल ठीक हो जाता है और ठीक होते ही वो एक परी के रूप में बदल जाती है। सुनो अंजलि, मैं तो यहाँ बस तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। मैं कोई खरगोश नहीं हूँ, बल्कि परीलोक से यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। तो मुझे बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? उसके बाद अंजलि ने अपनी सारी परेशानी उस परी को बताई और सब सुनने के बाद वह परी कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है, कोई बात नहीं अंजलि, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई सिलाई मशीन देती हूँ। इस सिलाई मशीन से तुम किसी भी तरह के कपड़े सिल सकती हो, वह भी कुछ ही मिनटों में। और हाँ, इस सिलाई मशीन को कोई भी नहीं तोड़ सकता। उसके बाद उस परी ने अंजलि को एक जादुई सिलाई मशीन दे दी और अंजलि पूरी रात उस जंगल में बैठकर सुंदर सुंदर ड्रेस बनाना शुरू कर दिया। और अगले दिन ही वह उन कपड़ों को लेकर फैशन शो वाले जगह पर गई, जहां सोनिया पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। अरे अंजलि, तुम आ गई? मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई मॉडल ही नहीं है, तो इन कपड़ों को पहनकर स्टेज पर कौन जाएगा? सोनिया की बात सुनकर अंजलि कहती है, क्या मैं खुद अपने कपड़े पहनकर स्टेज पर जा सकती हूँ? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद अंजलि अपने बनाए हुए कपड़ों को खुद पहनकर स्टेज पर जाती है और वह उस कंपटीशन को जीत जाती है, जिसके बाद उसे बहुत सारे पैसे इनाम में मिलते हैं और कई सारी कंपनी से उसे कपड़ों का कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता है। और इन सब के बाद अंजलि अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीद लेती है और जब वहाँ विवेक वापस आता है तो वो अंजलि के बारे में पूछता है, जिसके बाद रीना अपने भाई को सारी बातें बता देती है। यह सब सुनने के बाद विवेक बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वह भी अपनी माँ और बहन को छोड़कर अंजलि के पास जाकर रहने लगता है। यह सब देखकर उर्मिला और रीना को अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है और अब वे लोग अकेले ही घुट-घुट कर रहने लगते हैं। लाल नदी का चमत्कारी लाल फ्रॉक। मीरापुर गांव में राधा और मोना नाम की दो सहेलियां रहती थी। राधा दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन राधा का परिवार बहुत ही गरीब था। लेकिन वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ध्यान देती थी। वो हर क्लास में टॉप आती थी। वहीं दूसरी तरफ उसके घर के बगल में ही रहने वाली मोना दिखने में तो ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन वो अमीर घर से थी। लेकिन उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। बस दिन भर मोबाइल में गेम खेलते रहती या टीवी देखते रहती थी। इन सब चीजों से जब उसका मन भर जाता तो वो शॉपिंग करने के लिए निकल जाती। एक दिन मोना अपनी माँ से कहती है, मम्मी मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए हैं, इसलिए मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, तो आप मुझे कुछ पैसे दे दो। पूरे अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी है, तेरी अलमारी में कपड़े रखने की जगह तो है नहीं और तू कह रही है तेरे पास कपड़े नहीं है। अरे मम्मी, उन कपड़ों को मैं 3 से 4 बार पहन चुकी हूँ, अब मैं उन्हें दोबारा नहीं पहनना चाहती। पैसों की चकाचौंध ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। जब देखो मम्मी मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, मम्मी मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ, पार्टी करने जा रही हूँ। इतना तो कभी मैंने तुझे मन से पढ़ाई करते नहीं देखा। अपनी सहेली राधा को देख ले, बेचारी के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ाई में इतनी तेज है, हर साल क्लास में टॉप करती है, से कुछ। ओह मम्मी, मेरे सामने हर समय राधा राधा मत किया करो। इस राधा की बच्ची ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। जब देखो राधा ऐसी है, राधा वैसी है, राधा ये करती है, राधा वो करती है। अब मैं जा रही हूँ, सारा मूड खराब कर दिया आपने। ऐसा कहकर मोना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मोना जैसे ही घर से निकलती है, तभी उसके स्कूल की एक दोस्त पायल मिल जाती है। मोना पायल को देखकर खुश हो जाती है और बोलती है, अरे वाह काजल, यहाँ कैसे आना हुआ? ये सब तो ठीक है, पर तू कहाँ जा रही है? अरे कुछ नहीं यार, मैं थोड़ा शॉपिंग करने जा रही हूँ। तू बता, तू यहाँ मुझसे मिलने आई है ना? अरे नहीं, मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, वो तो मैं राधा के घर जा रही थी। मुझे उससे कुछ स्कूल के होमवर्क के बारे में कुछ पूछना है और हम थोड़ा उसके साथ खेल भी लेंगे। काजल की ये बात सुनकर मोना को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, काजल तू मेरे घर चल, हम दोनों मिलकर पार्टी करेंगे और हम साथ में बैठकर होमवर्क भी डिस्कस कर लेंगे। ये कैसा मजाक कर रही है तू?
तेरे साथ और होमवर्क डिस्कस? तो कब से पढ़ाई में इतना ध्यान देने लगी? तुझे तो पूरे दिन शॉपिंग से ही टाइम नहीं मिलता। मैं राधा के घर जाऊंगी, वो मेरा होमवर्क करने में मदद कर देगी। अच्छा ठीक है, तो जा शॉपिंग कर, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर काजल वहाँ से राधा के घर चली जाती है और मोना अपने मन में सोचती है, इस राधा की बच्ची ने तो पता नहीं क्या सबके ऊपर जादू कर रखी है। इसने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। जिसको देखो उसको बस राधा ही राधा चाहिए। अब तो उसने मेरा दोस्त तक छीन ली। मैंने इसके साथ दोस्ती करके बहुत ही गलत किया है। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। बहुत दिखा दी मैंने अपनी शराफत, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ काजल राधा के घर पहुंच जाती है और राधा से कहती है, अरे राधा, तू क्या कर रही है? मैं आज तुम्हारे साथ खेलने आई हूँ और मुझे होमवर्क के बारे में कुछ डिस्कस भी करना है। चलो पहले हम खेलते हैं और खेलने के बाद तुम मुझे होमवर्क के बारे में बता देना। हाँ हाँ काजल, चलो हम खेलते हैं और हम तुम्हें होमवर्क के बारे में भी समझा देंगे। अभी कितना मजा आता है ना अगर हमारे साथ मोना भी होती तो। राधा, एक बात बताऊं, तू हमेशा मोना मोना करते रहती है और वो तुम्हारे बारे में हमेशा बुराई करते रहती है। मुझे तो नहीं लगता वो तुम्हारे बारे में कभी भी किसी के सामने तारीफ की होगी। अरे कोई बात नहीं काजल, लोग जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं और जो हम करेंगे अपने लिए करेंगे। खैर छोड़ो, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। उसके बाद दोनों सहेलियां खेलने चली जाती है और साथ में दोनों होमवर्क भी कर लेते हैं। अगले दिन स्कूल में क्लास टीचर से पता चलता है कि कुछ दिनों बाद स्कूल में डांस कंपटीशन होने वाला है। ये बातें सुनकर क्लास के सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं। क्लास टीचर को जाने के बाद काजल राधा से कहती है, राधा, तुझे तो बहुत अच्छा डांस आता है, तो इस डांस कंपटीशन में भाग ले रही है ना? हाँ काजल, मैं इस डांस कंपटीशन में जरूर भाग लूंगी और वैसे भी विनर को पूरे 20 लाख रुपए मिलेंगे और मुझे पैसों की भी बहुत जरूरत है। राधा तो सही कह रही है, लेकिन डांस करने के लिए कोई अच्छा सा फ्रॉक भी तो होना चाहिए ना? तो फ्रॉक खरीद लेगी ना? काजल इतना कहती ही है कि तभी वहाँ पर मोना आ जाती है और वो कहती है, अरे काजल, ये तुम क्या बोल रही हो? ये और फ्रॉक, इसका घर देखा है तुमने? कैसे टूटी फूटी झोपड़ी में रहती है। इसके घर वाले तो स्कूल का फीस भी 3-4 महीने में देते हैं और तो बात फ्रॉक की कर रही है। राधा, तू ना रहने दे, ये डांस तेरे बस की बात नहीं है। तुम दोनों देखना, मैं इतना सुंदर फ्रॉक खरीद कर लेकर आऊंगी और इतना बढ़िया डांस करूंगी कि सबकी नजर मेरे पर ही रहेगी और इस बार की विनर मैं ही बनूंगी। इतना कहकर मोना वहाँ से चली जाती है। फिर काजल राधा से कहती है, राधा, तू इस मोना की बच्ची की बातों में मत आना, ये कुछ ज्यादा बकवास करती है। मन तो करते इसका मुंह तोड़ दूं। अरे नहीं काजल, ऐसे नहीं बोलते, ये पहले तो ऐसे नहीं करती थी, पता नहीं इसे अचानक से क्या हो गया। स्कूल की छुट्टी होने के बाद मोना बाजार से जाकर बहुत ही महंगा फ्रॉक खरीद कर लेकर आती है और उसे पहनकर ट्राई करती है और मन ही मन में सोचती है, अब पता चलेगा इस राधा की बच्ची को, वो तो इतना महंगा फ्रॉक जिंदगी में कभी देखी भी नहीं होगी। इसके बाद वो अपनी फ्रॉक लेकर सीधे राधा के घर जाती है और उसे अपना फ्रॉक दिखाते हुए कहती है, राधा, ये देख, मेरी फ्रॉक पूरे 5,000 रुपए में खरीद कर लेकर आई हूँ। ये मैं डांस कंपटीशन वाले दिन पहनूंगी। देख, है ना मेरी फ्रॉक सुंदर? हाँ यार, तेरी फ्रॉक तो सच में बहुत ही सुंदर और चमकदार है। मुझे तुम्हारी फ्रॉक बहुत अच्छी लग रही है। काश मैं भी तुम्हारे जैसी फ्रॉक खरीद पाती। चल रहने दे, तेरी किस्मत में इतनी महंगी फ्रॉक कहाँ है। अच्छा चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे डांस कंपटीशन के लिए बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। इतना कहकर मोना वहाँ से चली जाती है। फिर राधा अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने मोना का फ्रॉक देखा? कितनी सुंदर थी ना उसकी फ्रॉक। हाँ बेटी, मैंने देखा और मैंने ये भी देखा कि वो हमारी गरीबी का किस तरह से मजाक बना कर गई है। कोई बात नहीं माँ, आप टेंशन मत लो, मैं अपने लिए एक फ्रॉक सिल लेती हूँ, फिर वही पहनकर डांस कंपटीशन में भाग ले लूंगी। इतना कहकर राधा अपनी मेहनत से पूरे 2 दिन में एक फ्रॉक तैयार करती है। वैसे तो फ्रॉक ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन नॉर्मल सा ठीक ठाक था। जब राधा अपनी फ्रॉक अपनी सहेलियों को दिखाती है तब बाकी सब तो तारीफ कर देते हैं, लेकिन मोना कहती है, अच्छा तो यहाँ भी तूने अपनी गरीबी दिखा ही दी। तो सोच, इतना बड़ा डांस कंपटीशन में तो इतना बेकार सा फ्रॉक पहनकर जाएगी, कितना अजीब सा लगेगा ना। इतना कहकर मोना वहाँ से चली जाती है। फिर काजल कहती है, राधा, तू इसकी बातों को इतना सीरियस मत ले, तेरी फ्रॉक अच्छी है। वैसे भी कंपटीशन डांस का है, फैशन शो का नहीं।
डांस तो तुम ही अच्छा करेगी। ये सारी बातें दूर खड़ी मोना सुन रही थी और वो मन ही मन सोचती है, अरे यार, ये काजल कह तो सही रही है, ये राधा की बच्ची डांस सच में बहुत अच्छा करती है। अगर इसने मेरे से ज्यादा अच्छा डांस किया तो मेरे जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब इसका मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, मैं इसका फ्रॉक चुरा लेती हूँ। फिर इसके पास फ्रॉक नहीं होगी तो ये डांस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेगी। फिर तो पूरे स्कूल में मैं ही विनर आऊंगी। इतना सोचते हुए मोना अपने घर चली जाती है और जैसे ही रात होती है वो चोरी चुपके से राधा के घर में घुस जाती है और उसकी सिली हुई फ्रॉक चुराकर चुपके से पास की नदी में डाल देती है। मोना जैसे ही नदी में फ्रॉक डालती है, ना जाने क्यों नदी का रंग लाल हो जाता है। मोना इस बात का इतना ध्यान न देते हुए अपने घर वापस आ जाती है। अगले दिन जब राधा अपना फ्रॉक नहीं देखती है तो वो बहुत सोच में पड़ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसके घर पर मोना आती है और कहती है, क्या हुआ राधा, तुम रो क्यों रही हो? पता नहीं यार, मेरी फ्रॉक कहाँ चली गई? लगता है किसी ने मेरी फ्रॉक चुरा ली। अच्छा जी, वैसे तुझे एक बात बताऊं, मैंने ही तुम्हारी फ्रॉक चुराकर पास वाली नदी में फेंक दिया ताकि तू डांस कंपटीशन में भाग ना ले सके। इतना कहकर मोना वहाँ से चली जाती है। अब तो राधा को मोना पर बहुत ही गुस्सा आ गया था। अब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मैं इसको कुछ नहीं कहती, इसका मतलब ये इस हद तक चली जाएगी, लेकिन अब मैं क्या करूं? राधा उस नदी के पास जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अरे पर इस नदी का रंग लाल कैसे है और मेरी फ्रॉक किस हालत में होगी? अब तो वो फ्रॉक खराब हो चुकी होगी। तभी नदी में से आवाज आती है, राधा, मैं एक जादुई लाल नदी हूँ, तुम क्यों रो रही हो और तुम्हें क्या परेशानी है, मुझे बताओ। लाल नदी, मेरी फ्रॉक मोना ने तुम्हारे अंदर फेंक दी है, क्या आप मुझे वो फ्रॉक दे सकती हो? राधा को इतना बोलने के बाद लाल नदी से एक बहुत ही खूबसूरत और चमत्कारी फ्रॉक निकलती है और लाल नदी कहती है, राधा, मैं तुम्हारी फ्रॉक को नहीं बचा पाई, लेकिन तुम ये लो, ये फ्रॉक उससे भी ज्यादा खूबसूरत है और चमत्कारी भी। इस फ्रॉक को पहनकर तुम डांस कंपटीशन में जरूर विनर रहोगी। राधा वो फ्रॉक को देखकर बहुत ही खुश होती है और खुशी खुशी फ्रॉक को अपने घर ले जाती है। 2 दिन बाद ये डांस कंपटीशन वाला दिन आता है। राधा लाल नदी की दी हुई चमत्कारी फ्रॉक पहनकर कंपटीशन में जाती है और बहुत ही सुंदर डांस करती है और डांस कंपटीशन की विनर राधा ही आती है। उसे ट्रॉफी और पूरे 20 लाख रुपए से सम्मानित किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोना राधा को देखकर बस जल भुनकर राख होती रहती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।